गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी बहुत लोगों को कोविड हो रहा है। शेल मैडम को भी जो है कोविड पॉजिटिव आया उनका, तो उनकी भी तबीयत खराब है अभी, इसलिए वो कुछ जो आपके डीपीएस के जो एक्सप्लेनेशन है मॉर्फोलॉजी के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के, वो उनके थोड़े से डिले हो जाएंगे 1-2 दिन के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको सिम्टम्स है बाकायदा, मतलब हाई ग्रेड फीवर, गला खराब, ये सिम्टम उनको तकरीबन 4-5-6 दिन से है। मेरे कहने पर उन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट जो है उनका पॉजिटिव आया। इनफैक्ट मेरे कई रिलेटिव जो है वो दे आर पॉजिटिव। ठीक है, केसेस कम हो रहे हैं लोग कह रहे हैं, लेकिन हम अपने आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। और कोविड की हर वेव ने जो है वो कई सारे ऐसे लोग जो बहुत ही सिग्निफिकेंट लोग थे, ओल्ड एज के लोग थे, उनको जो है वो उसने लील लिया या खत्म कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, और आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी हमारे घर से हार्डली 100 मीटर दूरी पर जो है उनका 100-150 मीटर दूरी पर उनका जो है वो प्रभु कुंज है ना। यहाँ पे बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में अपार्टमेंट्स होते हैं बॉम्बे में। ठीक है, जैसे हमारा अपार्टमेंट है ये इनकम टैक्स कॉलोनी के नाम से, सीनियर ऑफिसर्स कॉलोनी के नाम से। ठीक है, फिर इसके बाद में अपार्टमेंट जो है वो अलग अलग नाम से, कोई किसी का नाम उषा किरण है, किसी अपार्टमेंट का नाम जो है वो चेलाराम हाउस है, ऐसे करके जो है अपार्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में क्या होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है। तो लता मंगेशकर जी का जो अपार्टमेंट है उसका नाम है प्रभु कुंज। प्रभु कुंज में वो रहा करती थी, फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक था वो। तो है मतलब आज भी तो हमारे घर से हार्डली हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते तो मतलब 100-200 मीटर की दूरी पर ही उनका घर है। तो कल जब न्यूज मिला कि सुबह 8:17 पर जो है वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, ये भी पास में ही हमारे घर के, तो वहां से जो वहां पर वो पिछले तकरीबन 25-27 दिन से वो एडमिट थी, तो वो खत्म हो गई है। हालांकि रात को एक्टिविटी उनके घर में रात को जो है वो बढ़ गई थी एक्टिविटी। हम लोग शाम को कहीं से लौट रहे थे, देखा हमने कि काफी मीडिया भी जमा है वहां पे, ऑलरेडी कैमरे सेट हो चुके थे। इसका मतलब खबर कहीं ना कहीं हो चुकी थी कि मतलब कि उनकी तबीयत जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। क्योंकि बॉम्बे में क्या होता है, सेलिब्रिटी के घर के बाहर जो है वो शूट करने के लिए कैमरे वाले है ना, जो न्यूज चैनल वाले होते हैं, इनको थोड़ी भी खबर लगती थी, ये बेचारे पहले से जाके अपना सेटअप लगा लेते हैं। वो जगह कम होती है, तो किसको कहाँ कैमरा लगाने जगह मिल जाए, लाइन से कई कैमरे लगे होते हैं। खैर, लता मंगेशकर जी जो है वो अपने समय की, और बल्कि मैं कहूंगा आपसे कि सभी समकालीन या हम बोलें कि आज भी जो है वो सबसे महान गायिकाओं में से एक है। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 30,000 से अधिक गाने गाए उन्होंने, और 30,000 सॉन्ग जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में गाए उन्होंने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि मोस्ट रिकॉर्डेड सिंगर इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक जिस सिंगर को रिकॉर्ड किया गया है, सबसे अधिक गाने जिसके रिकॉर्डेड है, सबसे अधिक गाने जिसके कमर्शियली इस्तेमाल होते हैं, वो लता मंगेशकर जी हैं। उन्होंने मधुबाला के समय से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल, इनके समय तक जो है लगातार उन्होंने गाने गाए। एक जमाना था, कहते हैं कि 1929 में इनका इंदौर में जन्म हुआ था, और इनके पिताजी की जो है वो डेथ जब ये 13 साल की थी, के 13 ईयर के आसपास थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है 1942 की, तब इनके फादर जो है वो एक्सपायर हो गए थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई, और उस जमाने में ये जो है वो संगीत का रियाज करती थी, संगीत सीख रही थी उस समय वो, तब इनके ऊपर पूरे और जिम्मेदारी भी ऐसी थी कि पहले के जमाने में संगीतकारों के पास बहुत सारे पैसे नहीं हुआ करते थे, जैसे आज रिच होते हैं तो ऐसे रिच पहले नहीं होते थे। तो दीनानाथ मंगेशकर जी जो है वो काफी सारे संस्कार छोड़ गए, काफी अच्छी शिक्षा छोड़ गए इनके लिए, इनको अच्छी तालीम दे गए वो, लेकिन पैसा बहुत सारा नहीं था। ठीक है, तो उसके चलते क्या था कि इनकी पूरी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ा। और चूंकि घर की सबसे बड़ी बेटी यही थी, 13 साल की उम्र थी। आप सोचो 13 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो पहली बार जो है वो गाना गाया है इन्होंने। ठीक है, एक मराठी फिल्म थी, उसके लिए गाना गाया है इन्होंने। हालांकि वो फिल्म बाद में पूरी बन नहीं पाई, वो गाना जो है वो रिलीज हुआ नहीं हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। कई स्टेज में जाके गाया, कई प्रोग्राम में जाके गाया उन्होंने, और इन्होंने इस प्रकार से अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। फिर जो है जब देश आजाद हो गया उसके 5 साल बाद, उसके बाद जो है वो इनको जब अपने बॉलीवुड में मुंबई के अंदर जो है फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाना शुरू किया। अब बड़ी समस्या यह थी कि उस जमाने में जो सबसे बड़ी स्टैब्लिश गायिका थी वो थी सुरैया नूरजहां। सुरैया और नूरजहां की आवाज कभी आप सुनिएगा गूगल करके,
एकदम मोटी आवाज, एकदम बोल्ड आवाज थी उनकी, डिफरेंट टाइप की वॉइस थी उनकी। एक समय था कि अलग प्रकार से अलग सुर में जो है वो गायक लोग गाया करते थे। तो नूरजहां सुरैया के सामने लता मंगेशकर जी जो है उन्होंने कोशिश किया मोटी आवाज बना के गाने का, लेकिन वो बहुत सफल प्रयोग नहीं रहा उनका। न कहते कि उनका एक आपकी सेवा में कोई हिंदी मूवी था, आपकी सेवा में, उसमें उन्होंने पहला गाना गाया और गाना उन्होंने नूरजहां स्टाइल में गाने की कोशिश की उन्होंने, और कोई किसी ने इसको नोटिस भी नहीं किया, मतलब कोई बड़ा उसको वो नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिला उसको, किसी ने कोई अटेंशन नहीं दिया उस पर। 1949 में मूवी आई महल, आएगा आने वाला। जब मैं कभी पढ़ाता हूं ना तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं मार्क करवाना होता तो मैं बोलता हूं आएगा आने वाला, ठीक है, मतलब ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आएगा आने वाला गाना जो है महल फिल्म का, जो एक प्रकार से रूह, आत्माओं और भूत के ऊपर बेस्ड मूवी थी, उस महल मूवी में वो मूवी हिट भी हुई थी, उसका ये गाना बड़ा हिट हुआ था, आएगा आने वाला। तब लोगों ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि ये कौन सिंगर है, नई सिंगर। तो लता मंगेशकर जी जो है वो रातों रात छा गई। और उस समय एक वाक्य और घटा, वो ये हुआ कि 1950 में जो है नूरजहां ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान जाएंगी। वो उस समय चूंकि अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान बने ही बने थे, इंडिया और पाकिस्तान बने बने थे, तो जो है लोग बाग माइग्रेट कर रहे थे। तो 1950 के आसपास जो है नूरजहां ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान जाएंगी, वहां रहेंगी, वो इंडिया में नहीं रहेंगी। नूरजहां पाकिस्तान निकल गई, यहां का इंडस्ट्री पूरा खाली हो गया। सुरैया की तबीयत ठीक नहीं थी उस समय की, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर यहां मैंने कहीं पढ़ा है उनके बारे में, तो उन्होंने भी गाना काफी कम कर दिया था, या नहीं रही थी उठ के। तो लता मंगेशकर जी जो है उस जमाने में फिर क्या था भाई, कौन गाए गाना, ठीक है। तो इनको मौका मिला, तो कई सारे से कहते हैं कि शुरू में ओपी नैयर और बड़े बड़े जो दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर थे वो बोलते थे नहीं, लता से गाना नहीं गा पाएंगे। क्यों नहीं गा पाएंगे लता से गाना? इसलिए नहीं गाना गाने मना करते थे कि आवाज बड़ी पतली इस लड़की की। बोलते थे इस लड़की की आवाज बड़ी पतली, यार इतनी पतली आवाज कहां चलती है फिल्मों में, ठीक है। आवाज मेलोडियस है लेकिन जमेगी नहीं यार, क्योंकि हम अंग्रेजों से आजाद जब हुए थे ना, तो हमारे ऊपर जो प्रभाव था वो ओपेरा का था। कभी ओपेरा सुनना आप गूगल करके यूट्यूब पे, ठीक है। ओपेरा में मोटी आवाज में कुछ अजीब सा गाएंगे, ठीक है। तो वो ओपेरा का प्रभाव था इंडियन फिल्म, इंडियन सिनेमा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं तो लोग बोलते नहीं लता का नहीं हो पाए, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो वो ढूंढते रहते थे कि भाई कोई ऐसी मोटी आवाज में गाने वाला मिल जाए। लेकिन फाइनली पब्लिक सबसे बड़ी बॉस होती है। पब्लिक का लता मंगेशकर जी के गानों को पसंद करना शुरू किया। उस जमाने में मुकेश, मोहम्मद रफी, मुकेश, ये लोग छाए हुए थे इंडस्ट्री में, ठीक है। इनके साथ लता, सोचो 15-17 साल की लड़की और इतने बड़े बड़े दिग्गज सिंगर, उनके साथ वो गाती थी। कई बार मोहम्मद रफी और मुकेश कहा करते थे कि इसको देखकर लगता ही नहीं कि इतनी छोटी लड़की इतना अच्छा गा सकती है। एकदम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि वो एक बार पढ़ने के बाद गाने के पूरे वर्डिंग, पूरा उनको अंतरा सब उनको याद हो जाया करता था। इतनी शार्प कहते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी। खैर दौर चल निकला और उसके बाद कभी रुका नहीं। लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार का उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने जो कमाया अपनी बहनों को पढ़ाने लिखाने में, अपनी बहनों को सक्षम बनाने में, उनकी तालीम में। उनके ब्रदर, उनकी बहन आशा भोसले बहुत बड़ी गायिका है, ठीक है। और उनकी बाकी बहनें भी जो मराठी फिल्मों के लिए काफी गाया, उन्होंने मराठी संगीत में योगदान दिया उन लोगों ने। मतलब महाराष्ट्र के अंदर मंगेशकर परिवार समझ लीजिए आपकी बड़े रेपुटेड परिवार में से एक है। जैसे तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, ऐसी लता मंगेशकर है। क्या मतलब लता मंगेशकर को आप कंपेयर तो करना मतलब गलत है, तेंदुलकर अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन स्टेटस बता रहा हूं मैं आपको। तो इनको भारत रत्न मिला है, इनको तमाम तरह के पुरस्कार मिले इनको। और समझ लीजिए कि कोई जवाहरलाल नेहरू इनके बड़े फैन, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बड़े फैन के, जितने प्राइम मिनिस्टर आते चले गए सब इनके बड़े 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 फैन थे इनके। इवन मोदी जी इनको बहुत पसंद करते थे, ठीक है। तो कहने का, और ये अपने मोदी जी को जो है ना मोदी भाई बोलती थी फोन पे। अभी तो काफी उम्र तो वो फोन ला के बोलती कि कहते हैं कि पता नहीं कितना सच है कि उनकी हॉस्पिटल में खत्म होने के एक दिन पहले उन्होंने मोदी जी से बात भी किया। मोदी जी ने हालचाल पूछा होगा तो उन्होंने बोला कि मोदी भाई मैं जा रही हूं। तो मतलब एक अलग स्ट्रक्चर के लोग यार, एक अलग ही मतलब उनका। और सोचो ये भी नहीं कि कोई जन्मजात कुछ बहुत कुछ मिला। कला जो होती है ना, कला की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक ऑरा होता है उसका। कल मेरा बेटा छोटा वाला मुझसे पूछता कि पापा
इतना यहाँ पे पूरा पुलिस लगा हुआ है, रोड बंद कर दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए, पूरा मूवमेंट बंद हो गया यहाँ पर, पूरे वीआईपीज आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वो शिवाजी पार्क चले गए, उनको मोदी जी शिवाजी पार्क आए, तमाम बड़े फिल्म स्टार शिवाजी पार्क आए, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। बॉम्बे में, साउथ मुंबई में जो है वो रोड सक्रे रोड है, क्योंकि ये आइलैंड है, ये आइलैंड पे बहुत ब्रॉड रोड नहीं है, तो उनको शिवाजी पार्क तरफ लेके गए। तो तमाम तो वो बोल रहा था कि गायिका ही तो थी वो, इतना क्योंकि वो छोटा है, वो 6-7 साल का, उसको पता ही नहीं कि लता मंगेशकर जी जो है वो किस स्टेचर की है। क्योंकि वो लोग सुनते हैं किसको, वो लोग सुनते इस समय क्या है अपना जस्टिन बीबर हो गया, और वो अरे यार आजकल का चार्ली पथ, तो भगवान जाने अब क्या, आप लोगों को तो नाम ही नहीं पता, ना उनके गाने समझ में आते हैं हमको, ना वो क्या सुनते हैं ये भी समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। और सेनोरिटा, कौन कौन से गाने क्या क्या सुनते हैं वो लोग, खैर ये जनरेशन डिफरेंट हुई। लेकिन उनको फिर मैंने इसको कल ब्रीफ किया, समझाया सब उसको मैंने कि लता मंगेशकर जी कौन थी, ठीक है। इसलिए भारत रत्न क्या होता है, भारत रत्न मिला हुआ था उनको, इसलिए कल जब हमने देखा तो बाकायदा पुलिस बैंड और सवाम, मतलब जो होता है राजकीय सम्मान के साथ जब उनकी बॉडी को उठा रहे थे, तो वो जो पूरा बैंड जो होता है वो बैंड बज रहा, और तिरंगे में लपेट कर, वो सब चीज जो एक सर्वोच्च सम्मान जो होता है, जो एक देश दे सकता है, वो देश उनको अंतिम यात्रा में उनको मिला। और वो कभी खत्म नहीं होते ऐसे लोग सिर्फ विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ वो कहीं और लैंड कर जाते हैं। मैंने कल एक कोट लिखा उसमें कि भगवान को भी अच्छी गायिका की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने बुला लिया इनको ऊपर कि भाई अब हो गया धरती पे तुम्हारा सब समय, अब हमारे साथ रहो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, अब देखो 13 साल की बच्चे, आप खुद इमेजिन करो 13 साल के बच्चे में कितनी समझ होती बताओ मेरे को। वो अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। रिजेक्शन को लोग कह रहे हैं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुम्हारी आवाज पतली है, रिजेक्शंस को बर्दाश्त कर रहा है वो, और इतने टॉप आइकॉनिक जगह पे जाकर बैठता है कि उसे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करते हैं, आते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। मतलब ये लेवल का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया उन्होंने इतने संघर्ष स्ट्रगल के बाद में। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन पता है आपको वो कहानी कब सुनी जाती है और कब उस कहानी को तवज्जो दिया जाता है, जब वो व्यक्ति कुछ हासिल कर लेता है, जब वो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है और जो उसने सोच रखा वहां तक पहुंचता है। इसीलिए कभी वक्त अच्छा हो बुरा हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए, सिर्फ कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। आप में कला होगी, आप में हुनर होगा, आप में हौसला होगा, तो आप याद जरूर रखे जाएंगे। क्योंकि हम सब जो है वो जन्म होता है, मृत्यु होती, बीच में एक डैश लगा होता है, हम सब उस डैश को ही फील कर रहे होते हैं। वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ टाइम। हम एक टाइम फ्रेम ही है, डेट ऑफ बर्थ और आखिरी दिन, बीच में डैश लगा है। उस डैश में कितना सफर, क्या सफर तय किया, क्या हासिल किया, वो इंपॉर्टेंट है। Have a great day ahead. All the best. Bye bye.